नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नविंदर सिंह। आज हम देखने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत में जो उनका प्रांतीय प्रशासन था। पहले हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ा, तो दूसरा हम देखेंगे सल्तनतकालीन जो प्रांतीय शासन है उसके बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखना है? सल्तनतकालीन जो प्रांतीय शासन है। हम देखेंगे कि इल्तुतमिश के समय गुलाम वंश का एक शासक था इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के समय क्या हुआ? इक्ता के माध्यम से हम देखेंगे, इक्ता के माध्यम से, इसे इक्ता या अक्ता भी कहा जाता था। इक्ता या अक्ता के माध्यम से क्या होता है? प्रांतीय शासन जो है, प्रांतीय शासन का क्या होता है? विकास होता है। किसका होता है? इल्तुतमिश के समय इक्ता या अक्ता के माध्यम से प्रांतीय शासन का विकास होता है। अब हम देखेंगे जिस प्रकार से केंद्र में सुल्तान होता था। केंद्र में कौन होता था? सुल्तान होता था। लेकिन उसके नीचे हम देखेंगे जो प्रांत होते थे उस समय उन्हें इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। अब जो कार्य केंद्र में सुल्तान करता था वही कार्य हम देखेंगे प्रांत में प्रांतपति द्वारा किए जाते थे। या जो वहाँ का इक्तेदार होता था वही कार्य उसके द्वारा किए जाते थे। उसे अपनी स्वयं की एक सेना रखनी होती थी। स्वयं की क्या होती थी? एक सेना रखनी होती थी। जो प्रांतपति होता था, इक्तेदार होता था, उसे अपनी सेना रखनी होती थी, जिसे आवश्यकता अनुसार क्या होता था? सुल्तान के पास भेजना पड़ता था। जब सुल्तान आज्ञा देता तो उसके पास भेजना पड़ता था। उसके बाद हम देखेंगे 14वीं शताब्दी में क्या होता है? जो सल्तनत है इसका विस्तार बलबन के बाद हम देखेंगे। जो बलबन के समय है इसका सुदृढ़ीकरण होता है, उसके बाद इसका विस्तार होना शुरू हो जाता है। इल्तुतमिश के समय ही हो जाता है। जब 14वीं शताब्दी में हम देखेंगे, 14वीं शताब्दी में जब सल्तनत का जो विस्तार है वो शुरू हो जाता है, तो उस समय हम देखेंगे बलबन के द्वारा सर्वप्रथम सिखों की व्यवस्था की जाती है। जो सिख है उसकी व्यवस्था की जाती है। सिख क्या था? सिख का अर्थ है हिस्सा, यानी यह एक हिस्सा होता था। यानी सिख, जिसे वर्तमान में हम जिला कहते हैं, वर्तमान का जो जिला है उस समय सिख कहलाता था। जो इक्ता है उसे क्या किया जाता था? सिखों में बांटा जाता था। और इसका जो प्रधान होता था वो क्या कहलाता था? सिकदार था, जो राजस्व वसूली वहाँ से करता था। अब उसके बाद देखें तो सिखों को, उसके बाद जो सिख है उसे किस में बांटा गया? परगना में बांटा गया। परगना से जो अमल गुजार है वो राजस्व वसूल करता था। कौन? अमल गुजार परगना से राजस्व वसूल करता था। इसके बाद हम देखें प्रशासन बढ़ता गया तो स्थानीय शासन जो है उसकी इकाई क्या थी? गांव थी। अब गांव जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी अब गांव। तो इस प्रकार से हम देखेंगे सल्तनत का जो प्रांतीय प्रशासन है वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है। हमने देखा जो इल्तुतमिश है, फिर से हम देख लेंगे एक बार, हम एक बार इसे देखेंगे। जो प्रांतीय शासन है इल्तुतमिश के समय इक्ता यानी अक्ता के माध्यम से प्रांतीय शासन का विकास हुआ। हम यहाँ पर देखेंगे इक्ता क्या है या अक्ता क्या है। अक्ता शब्द क्या है? अक्ता जो शब्द है या इक्ता जो शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। जिसे या जिस अधिकारी को प्रशासकीय अधिकार प्राप्त हो उसे क्या कहा जाता था? अक्ता कहा जाता था या इक्ता कहा जाता था। अब इल्तुतमिश के समय जो प्रांतीय शासन का विकास है वो इक्ता के माध्यम से होता है। अब हम देखेंगे केंद्र में जो कार्य सुल्तान करता था और उनके जो प्रांत होते थे, राजपूत काल में प्रांत बोला जाता था, उनके साथ सामंत होते थे। उसी प्रकार हम देखेंगे सुल्तान का जो प्रांतपति होता था या इक्तेदार होता था प्रांतों में, उसी प्रकार से शासन करता था। वह अपने पास एक स्वयं की सेना रखता था जो
सुल्तान की आज्ञा होने पर सेना लेकर उसकी सहायता के लिए वहाँ उपलब्ध होता था। फिर हम देखेंगे 14वीं शताब्दी में इसका विस्तार होता है, जिसमें जो प्रांत है उनको सिक्कों में बांटा जाता है। जो सिख है उसका जो कानून या व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लगान वसूल करने के लिए सिकदार होता था। फिर सिख है जो उसको किस में बांटा गया, परगना को बांटा गया गांव में। थोड़ा हम यहाँ पर देख लेंगे किस प्रकार से होता था। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर कोई दिल्ली का क्षेत्र है, उस समय क्या होता था, इस प्रकार से हम देखेंगे जो भारत है, यह भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर बंगाल है, मालवा का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है। इस प्रकार से हम देखेंगे बिहार का क्षेत्र है, यूपी का क्षेत्र है, उस समय जौनपुर वगैरह थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिल्ली है। दिल्ली में क्या है, केंद्र सरकार है, यहाँ से शासन संचालन करता था। लेकिन दूरवर्ती क्षेत्र होते थे, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे, ये क्या थे, उस समय बड़े प्रांत थे। और यहाँ का जो शासन है वो कौन चलाता था, अक्तादार चलाता था या इक्तेदार चलाता था। ठीक है, इनके द्वारा शासन का संचालन किया जाता था। और फिर से हम देखेंगे इसको, अब ये ऐसा क्यों किया जाता था, यहाँ पर हम देखेंगे जो शासन का संचालन है, यहाँ पर हम देखेंगे जो शासन का संचालन है, शासन का जो संचालन है, इसे सुविधापूर्वक बनाने के लिए, इसे क्या था, सुविधा पूर्वक चलाने के लिए क्या किया जाता था, जो सल्तनत, पूरी सल्तनत है उसको आगे जो राज्य है उसे विभिन्न भागों में बांटा जाता था। जो राज्य है उसे आगे टुकड़ों में विभाजित किया जाता था, टुकड़ों में विभाजित किया जाता था। और ये जो टुकड़े हैं इन्हें क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था, ताकि जो प्रशासन है या शासन है उसका संचालन आसानी से हो सके। अब अक्ता होती कितने प्रकार की थी, हम यहाँ पर हम देखेंगे। अक्ता या इक्ता यह 2 प्रकार की थी। सामान्य हम देखें छोटी और बड़ी इक्ता थी, उसमें हम देखेंगे 2 प्रकार की कौन कौन सी थी। पहले तो हम देखेंगे जो सल्तनत के अधीन थी, क्या थी, जो सल्तनत के अधीन। और दूसरा जो राज्य विजित किए गए थे, जो राज्य विजित कर सल्तनत के अधीन किए गए, सल्तनत के अधीन किए गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो अक्ता है सल्तनत के अधीन राज्य था या जिन्हें विजित कर सल्तनत के अधीन किया गया था। फिर पीछे हमने देखा जो विभिन्न टुकड़ों में बांटा गया राज्य को, तो उन्हें अक्तेदार कहा गया। अब इनके पास एक सेना होती थी अक्तादार के पास, जो किसके लिए होती थी, सुल्तान की सहायता के लिए होती थी। फिर हम देखेंगे आगे इनको, अक्ता शब्द के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे इसके उद्देश्य क्या थे, इसका प्रारंभ कब होता है। तो अक्ता या इक्ता प्रणाली का आरंभ, अक्ता प्रणाली का जो आरंभ है, आरंभ किसके द्वारा किया जाता है, हम देखेंगे इसका आरंभ इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। गुलाम वंश का सुल्तान था दूसरा, हम देखेंगे इल्तुतमिश, महत्वपूर्ण शासक का प्रथम गुलाम वंश के शासकों में इसके द्वारा आरंभ किया जाता है। अब नव स्थापित राज्य था तो इल्तुतमिश ने क्या किया, उसके 2 उद्देश्य थे। इनके उद्देश्यों की बात करें तो अक्ता के उद्देश्य क्या थे, इल्तुतमिश ने किस कारण अक्ता प्रणाली को अपनाया था, तो उसमें हम देखेंगे एक तो सामंत व्यवस्था को नष्ट करना, क्या था, सामंत व्यवस्था को नष्ट करना। और दूसरा था जो मुख्य रूप से जो सुदूरवर्ती प्रदेश है, यानी कि जो दूर के प्रदेश हैं उन्हें अपने नियंत्रण में रखना, उन्हें अपने नियंत्रण में रखना तथा वहाँ से टैक्स या कर वसूल करना। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर सेंटर है, कोई केंद्र सरकार है, दूरवर्ती प्रदेश है यहाँ पर। अब यहाँ से टैक्स भी वसूल करना है, यहाँ पर कोई अक्तेदार बैठा है और
यहाँ से वो इसे टैक्स भी भेजेगा और साथ में इसके लिए एक सेना की टुकड़ी भी रखेगा जो इसका शासन में या युद्ध के समय इसका जो है साथ देगी। तो उसके दो फायदे होते थे, एक तो सेना का बोझ है, उसे बड़ी सेना का बोझ नहीं रखना पड़ता था। दूसरा क्या होता था, यहाँ से टैक्स वसूल करता था जो कि उसकी एक इनकम का हिस्सा बनता था। इस प्रकार अत्ता प्रणाली को इल्तुतमिश ने अपने शासन के संचालन के लिए आसानी के लिए इसे निर्मित किया था। फिर दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे और यहाँ हम देखेंगे जो अक्तादार है। अक्तादार क्या होता था, सबसे पहले हम देखेंगे जो अक्तादार है इसकी स्थिति सामंत जैसी नहीं होती थी। क्या होता था, सामंत जैसा नहीं होता था। यह एक अधिकारी वर्ग था, पहले भी हमने देखा यह एक अधिकारी वर्ग था। एक अधिकारी जिसे ऐसा अधिकारी जिसे प्रशासकीय नियम प्राप्त हो या प्रशासकीय कुछ काम है उसके प्राप्त हो। तो अक्तादार सामंत जैसा नहीं था, उसकी स्थिति वैसी नहीं थी, एक अधिकारी वर्ग था। फिर हम देखेंगे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक अक्तादार जो होता था यह वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत नहीं थे, यह केवल अक्ता से क्या करते थे, लगान वसूल करते थे, लगान वसूल करते थे। और इन्हें जो अक्ता प्रणाली है इसके तहत हम देखें तो अक्ता का पुनर्वितरण जो है वो किया जाता था। अक्ता का क्या किया जाता था, पुनर्वितरण किया जाता था। और अक्ता से जो टैक्स वसूल किए जाते थे, अक्ता या इक्ता से जो टैक्स वसूल किया जाता था, हम यहाँ पर देखेंगे या लगान वसूल किया जाता था, उससे अक्तेदार क्या करता था, अपना वेतन भी प्राप्त करता था। अब अक्तेदार क्या करता था, इस लगान से अपना वेतन प्राप्त करता था। यह वंशानुगत नहीं था, केवल लगान वसूल करता था। तथा अक्ता प्रणाली के तहत हम देखेंगे जो इसका पुनर्वितरण भी किया जाता था, इसका स्थानांतरण भी होता रहता था। फिर हम यहाँ पर देखेंगे जो अक्तादार है या अक्ता का मालिक है उसे क्या कहा जाता था, अधिकारी, या उसे मुक्ता भी कहा जाता था, वली भी कहा जाता था, नायब भी कहा जाता था, अमीर भी कहा जाता था और इसे नाजिम भी कहा जाता था। इन नामों से अक्तादार को पुकारा जाता था। फिर हम इसके बाद देखेंगे अक्तादार जो है इसे अपनी एक सेना रखनी होती थी, सैनिक रखने के लिए बाध्य होता था। जो अक्तादार है हम यहाँ पर देखेंगे, अक्तादार है वो क्या है, अपने सैनिक रखने के लिए बाध्य होता था। सैनिक रखने के लिए वो क्या होगा, यहाँ पर बाध्य रहेगा, सैनिक अनिवार्य होंगे उसके लिए। तथा जब सुल्तान की आज्ञा अनुसार या आज्ञा होने पर या आवश्यकता पड़ने पर वो सैनिक सेवा जो है किसको भेजेगा, सुल्तान को भेजेगा। तथा जो सुल्तान हम यहाँ देखेंगे अक्तादार के पास है, जो अक्ता है ये भूमि है उसको जो दी गई है, इससे क्या करेगा, लगान वसूल करेगा। लगान वसूल करके क्या करेगा, स्वयं का पहले वेतन, स्वयं का जो वेतन है उसे प्राप्त करेगा। फिर जो राज्य का व्यय है, राज्य का व्यय है वह भी इससे प्राप्त करेगा। और जो सैनिक व्यय है वो भी इसी से प्राप्त करेगा। अब जो धनराशि बचेगी, यहाँ पर हम देखेंगे जो धनराशि इसके पास बच जाएगी और ये अक्तादार किसके पास भेजेगा, सुल्तान के पास केंद्र में भेज देता था। बची हुई धनराशि केंद्र में किसके पास भेज देता था, सुल्तान के पास भेज देता था। फिर से हम एक बार स्पष्ट शब्दों में हम आपको बता दें अक्ता क्या थी। अक्ता हम देखेंगे एक ऐसा भूखंड थी जिनसे राजस्व प्राप्त होता था, जिनसे जो राजस्व प्राप्त होता था वह सैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले
दिया जाता था, वेतन के बदले आवंटित किया जाता था, आवंटित किया जाता था। यानी अक्ता जो है, अक्ता एक प्रकार का क्या था, भूखंड था, एक प्रकार का भूखंड था। और यह भूखंड किसी सैनिक अधिकारी को दिया जाता था। एक सीमित भूखंड होता था, एक निश्चित भूमि होती थी जो क्या दी जाती थी, किसको दी जाती थी, एक सैनिक अधिकारी को एक भूखंड दिया जाता था, जिससे जो भी आय प्राप्त होती थी वह उस प्रशासन के या उस प्रांत के या उस इक्ते के सारे खर्च निकाल करके अपना वेतन प्राप्त करके वह किसे भेजता था, किसको भेजता था, केंद्र में सुल्तान को भेजता था। यानी हम फिर से यहाँ पर देखेंगे, अक्ता क्या था, एक ऐसा भूखंड था जो सैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले दिया जाता था। फिर से हम देखेंगे, अक्ता सैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले में दिया जाने वाला भूखंड था, उनकी सेवा के बदले में दिया जाने वाला एक भूखंड था। और इसका न तो इस पर पैतृक अधिकार होता था, ये जो भूखंड है, न तो इसका इस पर पैतृक अधिकार होता था, अधिकार था, और न ही जो अक्ता है वो स्थायी होती थी। यानी इनका पुनर्वितरण होता रहता था, स्थानांतरण होता रहता था। इस प्रकार से थी अक्ता प्रणाली। फिर से हम देख लेंगे अक्ता प्रणाली क्या थी, किस प्रकार से थी। थोड़ा हम इसे डायग्राम पर और समझ लें, चित्र बना के देख लेते हैं हम। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से मान लो को केंद्रीय शासन चलता है, ये क्या है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार है। अब हम यहाँ देखेंगे ये कोई एक बड़ा साम्राज्य है, बड़ा साम्राज्य है, तथा अब इस केंद्र के द्वारा इस जो साम्राज्य को क्या है, संचालित करना है। और इसे सुविधा के लिए वो क्या करेगा, कुछ भूमि के टुकड़े, इतने बड़े साम्राज्य से हम देखेंगे ये जो भूभाग है, ये जो भूभाग है, अपने कुछ विश्वसनीय अधिकारियों को, अपने जो निजी लोग हैं उनको क्या कर देगा, आवंटित कर देगा, आवंटित कर देगा। ये क्या है, एक भूखंड है, और इस भूखंड को क्या कहा जाएगा, अक्ता या इक्ता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इक्ता कहा जाएगा। अब इन भूखंडों से जो लगान वसूल किया जाएगा, लगान वसूल किया जाएगा, इस भूखंड पर रहने वाला, यानी इस भूखंड के जितने भी खर्चे हैं, यहाँ पर जो सैनिक खर्चा है, प्रशासन का खर्चा है, और जो हम देखेंगे अन्य व्यय हैं, और इस भूखंड का जो इक्तेदार है उसके जो वेतन है वो सारा प्राप्त करके वो किसको भेजेगा, केंद्र सरकार को यहाँ पर भेजेगा, राजकोष में जो जमा होगा। इस प्रकार से अक्ता प्रणाली जो है चलती थी। और जो सैनिक सेवा है, यहाँ पर इसे सैनिक रखने होते थे जो अनिवार्य होते थे, वो भी सुल्तान के पास भेजेगा। इस प्रकार से अक्ता प्रणाली थी। इसे हम फिर से देख लेंगे। अक्ता प्रणाली एक ऐसा भूखंड था जिसे सैनिक सेवा के बदले या एक सैनिक अधिकारी को दिया जाता था। सारा हम पुनः देख लेंगे। अक्ता प्रणाली क्या थी, सल्तनतकालीन प्रांतीय शासन जो है, इसका आरंभ इल्तुतमिश के समय होता है। हम यहाँ पर हम देखेंगे, इल्तुतमिश के समय इक्ता के माध्यम से प्रांतीय शासन का विकास होता है। क्या देख रहे हैं हम, प्रांतीय शासन देख रहे हैं। तो प्रांतीय शासन का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, इक्ता या अक्ता के माध्यम से होता है। अब अक्ता जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है। जिस अधिकारी को प्रशासकीय अधिकार प्राप्त हो वो क्या होता था, अक्तादार होता था। सुल्तान के द्वारा प्रांत या इक्ता बनाई जाती थी, जिसमें एक प्रांतपति होता था। प्रांत में क्या होता था, प्रांतपति होता था। वह एक समय की सेना रखता था जिसके पास उस प्रांत के सभी अधिकार ऐसे होते थे जैसे केंद्र में सुल्तान के पास होती थी। यानी कि संपूर्ण जो शक्ति है उसमें केंद्रित होती थी प्रांतपति में या अक्तादार में। इस प्रकार से था। फिर हम देखेंगे 14वीं शताब्दी में सल्तनत का विस्तार होता है। सल्तनत को बलवन के द्वारा क्या किया जाता है, सिक्क में बांट दिया जाता है, सिक्कों में बांट दिया जाता है।
सिक क्या होता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक हिस्सा। अब सिक वर्तमान के जिले की भांति होता था, जिसका शासन संचालन जो है सिकदार के द्वारा होता था। अब सिकों को परगना में बांट दिया गया, जिसका प्रशासक आलमगुजार होता था। उसके बाद नीचे गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई बन जाती है। फिर हम देखेंगे दिल्ली के द्वारा हम अपने प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, सुविधापूर्वक चलाने के लिए क्या किया जाता है, राज्यों को विभिन्न टुकड़ों में बांटा जाता है। और इन्हीं जो टुकड़ों को क्या कहा जाता था, इक्ता के नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था, इक्ता के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ पर हम देखेंगे दिल्ली है सेंटर में, और ये कुछ भूखंड है या राज्य हैं बड़े, यहाँ पर इनके इक्तादार नियुक्त किए जाते हैं, जो यहाँ इनको सेवाएं देते हैं, यहाँ से टैक्स वसूल करते हैं तथा अपने साम्राज्य को बनाए रखते हैं। यहाँ पर पूरे सेंटर का जो साम्राज्य है संचालित करते हैं। इक्ता कितने प्रकार की थी हम देखेंगे। इक्ता सल्तनत के अधीन थे जो, और विजितकर सल्तनत के अधीन किए गए थे। फिर हम दूसरा हम देखेंगे इक्ता प्रणाली आरंभ कब होती है, इल्तुतमिश के समय होती है। किसके समय होती है, इल्तुतमिश के समय। इसका उद्देश्य क्या था, सामंत व्यवस्था को नष्ट करना था और जो सुदूरवर्ती प्रदेश हैं उन्हें अपने नियंत्रण में रखना और उनसे टैक्स वसूल करना था। इक्तादार एक सामंत की भांति नहीं होता था, यह एक अधिकारी वर्ग होता था। और इक्तादार हम यहाँ पर देखेंगे वंशानुगत नहीं था। क्या था, वंशानुगत नहीं था, केवल लगान वसूल करता था और इसे पुनर्वितरण भी इसका किया जाता था इक्ता का। फिर से हम देख लें, वंशानुगत नहीं था यह पद, इक्ता केवल लगान वसूल करता था जो इक्तादार था, और इसका पुनर्वितरण किया जाता था। इक्ता या इक्ता लगान जो वसूल करता था उससे अपना वेतन प्राप्त कर लेता था, तथा इक्तादार को मुक्ता, वली, नाइब, अमीर, नाजिम भी कहा जाता था। फिर हम देखेंगे इक्तादार सैनिक रखने के लिए बाध्य होता था, आवश्यकता अनुसार, आज्ञा अनुसार सैनिक सेवाएं जो सुल्तान के यहाँ वो भेजता था जब उसे आवश्यकता होती थी। फिर यहाँ पर हम देखें केंद्र में सुल्तान है, ये उसकी इक्ता है, इससे लगान वसूल करेगा इक्तादार यहाँ से, इस भूखंड से, और स्वयं का वेतन प्राप्त करेगा। राज्य में जो इक्ता में प्रांत में जो व्यय हुआ है वो प्राप्त करेगा, सैनिक व्यय है उसे भी प्राप्त करेगा, और बची हुई धनराशि सुल्तान को भेजेगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे इक्ता का जो अर्थ है, यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में देखेंगे। इक्ता एक ऐसा भूखंड था जिससे राजस्व प्राप्त होता था और सैनिक अधिकारी उससे अपना वेतन लेते थे। यानी कि सैनिक अधिकारी को वेतन के बदले में जो भूखंड है उसे आवंटित किया गया है वो क्या कहलाता था, इक्ता कहलाता था। अब इक्तेदार न तो पैतृक होता था न ही स्थायी होता था, इसका पदस्थानांतरण होता था, आगे की आगे इसे बढ़ाया जाता था या इसे बदला जाता था। हम देखेंगे स्थानीय प्रशासन, जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे स्थानीय प्रशासन की कोई व्यवस्थित जानकारी नहीं मिलती, व्यवस्थित जो जानकारी है नहीं मिलती, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है 14वीं शताब्दी में क्या होता है, बलबन के द्वारा जब हम देखेंगे सल्तनत का विस्तार होने लगा था तो बलबन के द्वारा क्या किया गया था, एक जो प्रांत है या इक्ता है, इस इक्ता को क्या किया, आगे टुकड़ों में विभक्त किया। यानी जब कोई प्रांत बड़ा हो गया तो उसे क्या किया, आगे टुकड़ों में बांट दिया गया, जिसे कहा गया सिक। अब सिक वर्तमान का क्या है, जिला है, जिसका शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे एक हिस्सा है। अब शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रांत को भी सिक में बांट दिया गया है। अब इसका जो प्रशासनिक अधिकारी होता था, जो यहाँ से टैक्स वसूल करता था, वो कौन होता था, सिक का सिकदार होता था, सिकदार होता था। अब आगे भी सिक को बांट दिया गया है, किस में बांटा गया है, परगना में। परगना की जो कानूनी व्यवस्था थी, जो कानून था, कानूनी व्यवस्था किसके हाथ में थी, फौजदार में हम देखेंगे। और अमल गुजार है जो यहाँ से क्या करता था, यहाँ से टैक्स वसूल करता था, लगान वसूल करता था। फिर हम देखेंगे प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई है वो कौन सी है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। कौन सी थी, गांव।
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। और यहाँ से टैक्स वसूल कौन करते थे? खुद मुकद्दम और चौधरी जो है यहाँ से क्या करते थे? टैक्स वसूल या लगान वसूल करते थे, जो कहाँ लेके जाते थे? ऊपर केंद्र में, यहीं से अलग अलग जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से ऊपर चला जाता था। अब जो गांव है, गांव के बारे में हम देखेंगे। जो इब्न बतूता है 1333 ईस्वी में आता है, इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था। इसके द्वारा एक सादी शब्द का प्रयोग किया गया है। सादी यानी 100 गांवों का एक समूह, 100 गांवों का एक समूह की जानकारी, समूह की हमें जानकारी मिलती है, जिससे हमें ग्रामीण प्रशासन के बारे में पता चलता है। अब गांव में क्या होता था? गांवों में होते थे किसान। गांव में क्या होता था? किसान होता था। किसान को क्या कहा जाता था? बालाहार। बालाहार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर किसान के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे जो खालसा भूमि है। खालसा केंद्र या सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में, प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो भूखंड होता था, जो भूखंड होता था, वो क्या कहलाता था? खालसा होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय हम देखेंगे एक स्थायी सेना रखी जाती है। राजधानी में क्या रखा जाता है? एक स्थायी सेना रखी जाती है। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? वेतन की आवश्यकता होती है। बड़े वेतन की आवश्यकता होती है। अधिक से अधिक धन दौलत पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए उसने क्या किया? खालसा भूमि का विस्तार किया। अब इसके सीधे नियंत्रण में रहती थी। यहाँ से वह टैक्स वसूल करता था। वो सीधा राजकोष है, जो इनका राजकीय कोष है, उसमें जमा हो जाता था। अब इसका नियंत्रण है, जो निरीक्षण वगैरह होता था, किसके माध्यम से होता था? खालसा भूमि अमीर या शहना नामक अधिकारी होते थे। शहना नामक अधिकारी, शहना नामक अधिकारी के माध्यम से नियंत्रित की जाती थी। फिर से हम देख लेंगे जो खालसा है। पहले हमने देख लिया, यहाँ पर ग्रामीण शासन देखेंगे। शिकों में बांटा गया पहले प्रांत को, फिर परगना में बांटा गया, फिर गांव का प्रशासन है, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। कुतुब मुकद्दम चौधरी है, यहाँ से टैक्स वसूल करते थे, यहाँ के मुखिया होते थे। इब्न बतूता के द्वारा सादी व 100 गांवों का एक जो समूह है, उसकी जानकारी दी गई है। किसकी जानकारी दी गई है? 100 गांवों का समूह की जानकारी या उल्लेख है, इसके द्वारा किया गया है, जो ग्रामीण व्यवस्था को बताता है। फिर बालाहार शब्द एक किसान के लिए प्रयोग किया गया है, इसकी भी हमें जानकारी मिलती है। अब हम खालसा के बारे में देखेंगे। खालसा क्या था? खालसा केंद्र व सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो भूमि होती थी, उसे खालसा कहा जाता था, भूखंड होता था। अमीर व शहना नामक अधिकारी है, इसके माध्यम से क्या होता था? इसे नियंत्रित किया जाता था, इस खालसा भूमि को। क्योंकि खालसा भूमि का विस्तार सर्वाधिक किसके समय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेंटर में बड़ी सेना रखी, जिसको व्यवस्थित करने के लिए, अधिक वेतन देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? खालसा भूमि का विस्तार किया। अब खालसा अलाउद्दीन खिलजी के समय एक पद था, दीवान विजारत था, जो उसके द्वारा इक्तादारों पर नियंत्रण भी रखा जाता था। किसके द्वारा? दीवाने विजारत के द्वारा। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। बाकी हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो बटनेर IAS यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।